अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक्स कला और संस्कृति को। जैसे मैं आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपको वैसे ही फ्लो चार्ट को बनाना है। थ्योरी की तरीके से मैं लिखवाता नहीं हूं कि जैसे आप सोचो कि मैं बोल के और आपको लिखवाता रहूं, ये मेरी प्रकृति नहीं है। ये स्टूडेंट सारे बाहर खड़े थे, ये बाद में धीरे धीरे एक काम किया करो, जो आप पहले बैठे हो वो आगे बैठा करो, जो बाद में आएंगे वो सब पीछे बैठेंगे, क्योंकि आगे वाले को कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्लास 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी क्यों? क्योंकि 10 से 11 क्लास है, 11 से 12 क्लास है, 12 से 1 क्लास है और 1 से 2 क्लासें हैं। अब उन क्लासों के बीच में 5-5, 7-7 मिनट का गैप रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना है। तो कृपया करके 2-4 मिनट पहले ही आके बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं जब तक सर का चेहरा नहीं देखें तब तक जाएं क्यों। ठीक है, तो कला और पहले मैं आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन पुटअप कर रहा हूं। आपको जैसे मैं बना रहा हूं आपको एज इट इज वैसे ही बनाना है। समझ में आ गई? अब ये सबको डिस्टर्ब करेंगे। दक्षिण भारत की शैली, साउथ इंडिया। जल्दी से बैठ जाओ, पंडित जी कोई मुहूर्त निकालने वाले नहीं है। हाँ, जल्दी से तुरंत आ जाए। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो स्टूडेंट लेट आते हैं वो पीछे की साइड से आए और पीछे ही बैठ जाएं। आगे वाले किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करें। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आवाज मेरी ही आए, वो ज्यादा बेहतर होगा नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि कला और संस्कृति का जो पार्ट है, जिसको आप बार बार स्टेटिक्स कहते हो, क्या कहते हो? स्टैटिक जी के। पता नहीं मुझे कहां से आपने कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री को किसी को पढ़ने की कोशिश करी कि एक नया शब्द चला दिया स्टैटिक जी के। और स्टैटिक जी के चला भी दिया तो उसके अंदर ये नहीं पता कि स्टैटिक जी के कहते किसको हैं। कल जब मैंने आपको पूछा था तो आपने कहा था कि जो चीज बदलती नहीं है, तो जो चीज बदलती नहीं है इतिहास बदलता ही नहीं है, तो इतिहास भी क्या हुआ? लेकिन किसी ने, आपने ये सोचा स्टैटिक जीके का मतलब आर्ट और कल्चर। आर्ट और कल्चर समझ में आ गई? तो आर्ट और कल्चर हो चाहे कोई भी चीज हो, स्टैटिक जीके का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, उन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहां से आने की एक संभावना है। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कहां से? मौर्य शैली से। किसे? ठीक है, क्यों आ सकता है? उसका एक कारण है कि आपकी जो संसद है, उस संसद के पार्लियामेंट के ऊपर एक अशोक स्तंभ स्थापित किया गया ना। हाँ, पढ़ते तो बड़े हैं अशोक स्तंभ। आगे जो बैठे हैं उनमें से कुछ पूछ लेता हूं, सबने हिस्ट्री पढ़ ली है। हिस्ट्री तो सबने पढ़ी होगी यहां से। हम नहीं मना करेगा, स्टूडेंट की प्रकृति है, वो यस कभी कर ही नहीं सकता, उसकी प्रकृति है। वो पढ़ने के बाद भी कहता है मैंने नहीं पढ़ी। मैं हिस्ट्री किस किसने पढ़ी है? खड़े हो जाओ। एक सामान्य सा प्रश्न है, अशोक स्तंभ को नेशनल प्रतीक के रूप में, नेशनल सिंबल के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपस में बात ना करें, मेरी आवाज आने दो। डिक्टेटर नहीं होता क्लास में? अच्छा, तुक्के शुरू हुए।
बैठो बैठो, तुक्के शुरू होते हैं, क्या होते हैं? मैं जब विकल्प देता हूं तो मैं 10 विकल्प देता हूं। मेरे आपको कहा, मेरी पढ़ाने की थोड़ी सी प्रकृति, नेचर क्या है, बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया? मैं वैसे तो देता नहीं हूं, क्योंकि एक तरह का वेंटिलेटर है ऑप्शन, एक तरह का वेंटिलेटर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वहां पर तुक्का मारने की कोशिश करोगे, तुक्का मारने के लिए विकल्प चाहिए होते हैं। आंसर आने का मतलब ये होता है, जब एग्जाम में आप पेपर दो ना, तो उन ऑप्शन के ऊपर हाथ रख लिया करो। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो और आपको ये पता होना चाहिए उसका आंसर क्या है। उस आंसर को फिर ये देखो कि वो विकल्प में है या नहीं है। विकल्प में है तो कोई समस्या नहीं है, अगर विकल्प में नहीं है तो फिर आपको उन 4 विकल्प में से एक आंसर ढूंढना पड़ेगा जो उसके बिल्कुल नजदीक होगा। करेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसके नजदीक हो, उसको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आंसर आए, विकल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति है तीर नहीं तो क्या सही? तुक्का। ये प्रकृति का नियम है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर तुक्का मारने का मतलब, एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया, एक बता रहा हूं, और वो क्वेश्चन वो गलत वो हो गया, जो आता हुआ गलत हो गया, उसी समय आंख बंद करके ये समझ लेना मैं एग्जाम से बाहर हूं। उसके बाद आप पेपर में केवल अपने दिल की तसल्ली के लिए बैठे हो कि क्या पता कुछ हो जाए, एक ही तो गलत हुआ है, क्योंकि अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना है। आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो गया, आप समझ लेना, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, उसी समय आप एग्जाम से बाहर हो चुके हो। ये स्पष्ट बता, आता हुआ क्वेश्चन, नहीं आता हुआ गलत हुआ तो कोई संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन आता हुआ गलत हो गया, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को सबने किया था और अपने ने उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया, उसी समय बाहर हो गए। हार्ड क्वेश्चन से एग्जाम में कोई बाहर नहीं होता, किसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरिट पर प्रभाव हमेशा इजी क्वेश्चन का पड़ता है। इसलिए एक शब्द ध्यान रखना, तीर नहीं तो तुक्का ही सही। हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ी है तो बता देता हूं, बीकानेर का एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़। वो जूनागढ़ के अंदर रखे हुए हैं तुक्के। हाँ, आप हंसोगे, क्योंकि किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर से नहीं आया ये शब्द तुक्का, कि आप सोचते हो किसी ने दिमाग में डाला और तुक्का शब्द आ गया। वहां पर बकायदा फ्रेम के अंदर रखा हुआ है तुक्का, उसको देख कर आइएगा कि तुक्का किसको कहते हैं। तुक्का उसे कहते हैं तीर का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा। ये जो तीर आप चलाते हो, इस तीर का एक छोटा सा हिस्सा जिसके आगे जहर लगा होता था, और उसको राजा अपने पास यहां रखता था कि जब दुश्मन बिल्कुल नजदीक आ जाए और संभावना तीर की ना हो, तो राजा निकालता था क्या, तुक्का, और इसके आगे लगा होता था जहर। समझ में आ गया? और वो फिर मारता था, तीर नहीं तो, अगर लग गया तो अपने बच गए, और नहीं लगा तो वो बच गया, वो बच गया तो अपने नहीं बचेंगे, और अपने बच गए तो वो है तीर नहीं तो। वहां पर संभावनाएं लगने की बहुत कम होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान रखा करो, ये जनरल चीजें हैं। कि आपको मैं क्यों ये चीजें बता रहा था, कि मैंने आपसे पूछा कि राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947, देश आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट 1947 में जाता और जुलाई में जाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक फिल्म होती, ये सब तो आजादी के बाद ही हुआ है, तो 15 अगस्त से पहले तो अपने को जाना ही नहीं है, उसके बाद ही जाना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसलिए जब कुछ पढ़ो तो कम पढ़ो, बहुत ही कम पढ़ो, लेकिन वो ऐसा पढ़ो कि उसमें से गलत होने की संभावना नहीं के बराबर। अपने पढ़ते इतना है, आता उसमें से कुछ भी नहीं है। ये है, ये 4 टॉपिक है प्राचीन भारत के। किसके? प्राचीन भारत के। पहले हड़प्पा शैली की कुछ विशेषताएं, मौर्य शैली की कुछ विशेषताएं, गुप्त शैली की और दक्षिण भारत की। 2 प्रकार की शैली होंगी, एक होगी मंदिर की शैली, और एक होगी मंदिर के अंदर मूर्ति की शैली। 2 तरह की शैलियां होंगी, एक तो मंदिर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, और एक मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो कैसी होगी, उसकी भी शैलियां हैं भारत के अंदर। समझ में आई? हमने जब मूर्तियां बनाई तो हमारी मूर्तियां बनाने वाले विदेशी थे प्रारंभ में। क्या थे? विदेशी। और वो विदेशी कौन थे?
वो विदेशी से यूनानी। भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया? अरे सिंपल प्रश्न, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने किया है। किसने किया? ईरानियों ने किया। हम ईरानियों को पढ़ते नहीं है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने किया। ईरानियों के बाद आते हैं कौन? यूनानी। यूनानियों में आप एक नाम सुनते हो, सिकंदर का। किसका? हाँ, सिकंदर जैसा कोई कैरेक्टर है नहीं, लेकिन वो भारत के इतिहास में उसको सिकंदर माना जाता है। समझ में आ गया? तो भारत पर आक्रमण किसने किया? पहली बार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूनानियों। इन यूनानियों के द्वारा कुछ कलाकार अपने साथ ले लिए गए और वो भारत में आए और उन्होंने मूर्ति को बनाना क्या कर दिया? अब उन्होंने मूर्ति बनानी तो शुरू कर दी। अब कलाकार कौन थे बनाने वाले? यूनानी। और मूर्ति बना किसकी रहे थे? भारतीयों की। अब समझना। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी बॉडी बिल्डर के रूप में बना दिया। क्यों? उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था मूर्ति किस तरीके से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो केवल सब्जेक्ट चॉइस किया। सब्जेक्ट भारतीय और बनाने वाले यूनानी। तो उन्होंने उनका जो देवता है, जिसे अपोलो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बिग बिल्डर की तरह, उसकी तरीके से महात्मा बुद्ध को बना दिया। स्किन टाइट कपड़े पहना दिए, हाथों में सलवटे ले आए कपड़ों के अंदर, और एक अलग तरह का आरो बना दिया। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि साहब ये तो काम गड़बड़ हो गया है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि हमारी मूर्ति जो देखोगे आप, अभी मौका आपको लेट मिलेगा, 22 तारीख को मूर्ति स्थापित हो रही है। तो उस मूर्ति को आप देखोगे तो हमारी मूर्ति का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, केवल और केवल, केवल और केवल फेस होता है, और कुछ भी नहीं होता। सारे की सारी काम किस पर किया जाएगा? उसके फेस पर, के फेस कैसा दिखाई देता है। समझ में आ गया? बाद में इस शैली का विकसित रूप हुआ, जिसे हमने नाम दिया मथुरा शैली। कौन सी शैली? अब मथुरा नाम ही क्या हो गया? भारतीय हो गया, क्योंकि मथुरा के क्षेत्र में क्या हुई? विकसित हुई, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? इस मथुरा शैली के अंदर दोनों चीजें अपनी हो गई, यानी कि बनाने वाले भी हम और बनाने वाले विषय भी हमारे हो गए। तब जाकर पहली बार किसकी मूर्ति बनाई गई? पहला व्यक्ति जिसकी मूर्ति बनाई गई भारत में, वो व्यक्ति एक ही है। कौन? महात्मा बुद्ध। समझ में आ गया? यहां से एक मूर्ति और मिली, किसकी? अगर आपको पता होगा तो नाम सुना है? भारत के इतिहास में इसको सेकंड अशोक कहते हैं। दूसरा अशोक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए भारत के इतिहास का दूसरा अशोक कौन है, तो वो कनिष्क। विदेशी था। कौन था? विदेशी था, लेकिन बड़ा हैंडसम था। हाँ, शूज, पैंट, बेल्ट, टोपी, कोट, ये चश्मा नहीं था। यही तो चीजें हैं, यही तो आप में और मेरे में अंतर करेंगे। कुछ अंतर तो होगा आप में और मेरे में, है? उस अंतर का इतना ही है कि आप वहां बैठे और मैं यहाँ खड़ा हूं, बस इतना सही अंतर है। चश्मा नहीं हो सकता, चश्मा संभव नहीं था, लेकिन बाकी सारी चीजें संभव थी। तो कनिष्क वो व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर जो व्यक्ति है उसको मॉडर्नाइजेशन करने की, इसकी मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में ये सब कुछ पहरे हुए दिखाया गया। तो एक जेंटलमैन रूप। कौन सा रूप? हाँ, आप पढ़ते हो जब अच्छे से पढ़ा करो। शिव को देखा है ना? शिव को, शिव जी के कई रूप हैं। एक रूप तो आपको गांव में मिल जाएगा, ड्रिंक चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? एक ये शिव का बहुत निकृष्ट या लोवेस्ट रूप दिखाई देता। एक है शिव का जेंटलमैन रूप, जिसमें शिव बड़े अलौकिक दिखाई देंगे।
ये जो शिव आपको दिखाई देगा बिल्कुल जेंटलमैन होगा। क्या होगा? जेंटलमैन होगा। देख, मैंने आपको कहा कि मैंने चीजों को पढ़ा नहीं है, उनको समझा है। रटने का कोई काम है नहीं। चीजों को समझोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अन्यथा रटोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो पहले दिमाग के अंदर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। एक ही भगवान है जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मा के रूप में कोई संशोधन नहीं हुआ। बाकी सभी के स्वरूपों में हमने क्या कर दिया, यानी कि हमने मॉडर्न बढ़ा दिया उनको। भगवान कैसे हो गए? मॉडर्न। कहते हैं ब्रह्मा जी ने, किसने? ब्रह्मा जी ने हिंदी के अंदर चैत्र शुक्ल एकम के दिन पुष्कर के अंदर, किसके अंदर? सृष्टि की रचना करी थी। किसकी रचना करी? उनके हाथ से एक पुष्प गिर गया। क्या गिर गया? और उस पुष्प से क्या बन गया? पुष्कर बन गया। कहानियां बड़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा जी ने ऐसे ही चीजें स्थापित की। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर साइंस के होंगे। किसके होंगे? कौन कौन से हैं? ये देखो कितने महान व्यक्तित्व के धनी। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीन ही है। अब सुनना, ये सब आपको 15वीं शताब्दी में पता लगता है। कौन शताब्दी में? जब कुछ कलाकार आते हैं जिनको रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, ऑनसन के नाम से। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में, समझना। और आज से हजारों साल पहले यह बता दिया गया कि चीज तीन ही होंगी। एक ब्रह्मा होगा, एक विष्णु होगा और एक महेश होगा। और तीनों का वही काम जो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का है। तीन ही होंगे, चौथा नहीं होगा। जिसको आज की तारीख में हम नाम देते हैं, जिसको ग्रेटर कह सकते हो, जनरेटर कह सकते हो, ऑपरेटर कह सकते हो, डिस्ट्रॉयर कह सकते हो। हाँ, संहारक करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बनाने वाला, एक चलाने वाला और एक समाप्त करने वाला। सेम यही कॉन्सेप्ट है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ठीक है? अब तुम सब के सब साइंस वाले आज के बाद समझ लेना चीजें। एक्चुअली में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे, उन धर्म ग्रंथों को मध्य एशिया के लोग ले गए। कौन से लोग? अरबी और फारसी के लोग। और उन्होंने इनको पहुंचा दिया यूरोप में। कहां पहुंचा दिया? और उसका हो गया ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट होके उन्होंने नीचे नाम अपना लिख दिया। कोई दिक्कत? आइंस्टीन आ गए साहब। क्या आ गए? आइंस्टीन, ये सब आ गए। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो हम पहले ही कर चुके थे। समझ में आ गया? लेकिन हमने नाम नीचे नहीं लिखा नहीं था, हमारी गलती हो गई। इन्होंने नाम नीचे लिख दिया और दुनिया में अपने आप को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। एक चीज और देखिएगा, साइंस कहती है मानव की उत्पत्ति किससे हुई? पढ़ते नहीं हो, साइंस भी नहीं पढ़ी ढंग से। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि साइंस भी नहीं पढ़ी। दिक्कत यही हो गई। मानव की उत्पत्ति किससे हुई? जल से, H2O से हुई। मानव यही कहता है। हाँ, इतिहास ये कहता है कि साहब प्राइमेट्स थे। क्या थे? प्राइमेट्स लोगों का ग्रुप था, एक जानवरों का। और हमारे जो पूर्वज हैं वो पिंजरे के अंदर बंद है। किसके अंदर बंद है? उससे मानव विकसित हुआ। पहले ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। और आज की तारीख में हम जो मानव है उसे होमो सेपियंस कहते हैं। ऐसा मानव जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। तीजे समझा रहा हूं मैं आपको। तो मैंने आपको कहा मानव की उत्पत्ति कहां से हुई? जल से हुई। अब समझना, अब हमारे इतिहास में एक जानकारी स्पष्ट है कि मानव की उत्पत्ति जिससे हुई वो जल है। और हमने एक अवतार बात करी, किसकी? विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतार। कितने अवतार? उसमें से पहला अवतार ही पहले ही बता दिया था कि मानव की उत्पत्ति किससे होगी? जल से होगी। जल के बिना जीवन संभव
नहीं है। बाकी विदेशी अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, कि हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी है। उनको ये पूछने वाला हो कि जो जानकारियां आप पढ़ रहे हो, आप ये नहीं बता सकते कि आज से 5000 साल बाद दीपावली कौन से ग्रह और नक्षत्र में आएगी, हम बता सकते हैं। और 100% 5000 साल बाद, और आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते अगले साल की भी, किसकी? और हम 5000 साल के आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ये ताकत है हमारी ज्ञान की। लेकिन हमने कहा हमारा ज्ञान तो बेवकूफों वाला है। कौन सा है? क्योंकि हम कहते हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग तो कहाँ रहते हैं? हम बड़े खुश होते हैं ना, एक चीज से खुश हो रहे हैं, लास्ट बता रहा हूं। गूगल का सीईओ भारतीय, यूट्यूब का, फेसबुक के, सबके सीईओ, और खुश होते हैं उससे। बेवकूफ हो तुम, खुश होते हो। अगर उनमें से एक भी कंपनी भारत में होती तो आज भारत दुनिया की महाशक्ति होता। लेकिन हम उतनी से ही खुश हो गए। किससे? सीईओ है। क्या है? नहीं चाहिए साहब हमको सीए, हमको उनमें से एक कंपनी कहां चाहिए थी? भारत में चाहिए थी, जिसको भारत के लोगों ने बनाया था। तो आज दुनिया में हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम तो मजदूर के रूप में काम करना पसंद करते हैं, हम नौकर बनना पसंद करते हैं, हम मालिक बनना पसंद नहीं करते। यही प्रकृति भारत के इतिहास को लेकर डूब गई। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा तुमने, पृथ्वीराज। सुना था ना? ऐसा कौन है जिसने नहीं सुना? सबने सुना है। वर्ल्ड कप देखा था? फाइनल क्या हुआ? हार गए। एक मैच पहले हार जाते, कोई फर्क पड़ता? कौन सा नहीं हारना था? नहीं हारना था ना। कोई सा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाता, लेकिन तराइन का सेकंड युद्ध नहीं हारना चाहिए था। उसने भारत के इतिहास को बदल दिया। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो इतिहास हम पढ़ते ही नहीं अगर उस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। समझ में आ गई बात? और एक नाम आपने राजस्थान के इतिहास में दूसरा सुना होगा, राणा सांगा। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई। क्या हुआ? हार गए। किससे? बाबर से। किससे हार गया? लेकिन राणा सांगा ने हराया किसको था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सोचना, राणा सांगा पराजित कर रहा है किसको? दिल्ली के सुल्तान को, यानी कि भारत के सुल्तान को। और पराजित करने के बाद क्या कह रहा है? तू यहीं बैठा रहे, अपने वापस चलते हैं मेवाड़ में। कहां चलते हैं? नहीं चलना चाहिए था, इतिहास की गलती करी है। दिल्ली को जीतने के बाद दिल्ली की सत्ता पर बैठना चाहिए था। समझ में आ गई बात? लेकिन गलतियां इतिहास में ऐसी करी कि वो दो युद्ध, अगर वो नहीं होता तो सांगा का युद्ध नहीं होता। किसका युद्ध नहीं होता? और सांगा का युद्ध अगर जीत लिया होता तो मुगल नहीं होते। कौन नहीं होते? और क्या पता मुगल नहीं होते तो अंग्रेज भी नहीं थे। तो दो इतिहास के युद्ध हमेशा ध्यान रखना, जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया। कौन सा? एक खानवा का युद्ध। जब इतिहास को पढ़ो तो इतिहास को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पहले का एक मैंने बायोग्राफी बना दी थी, आपका चित्र आप लोगों ने बना लिया होगा, उसी को आगे शुरुआत करते हैं। ये थोड़ी सी देर की इसलिए जानकारी थी कि जिससे थोड़ा आपका दिमाग एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, नहीं तो कई सारे स्टूडेंट सोए हुए आए हैं। हाँ, उनको जगाना जरूर होता है। पुनर्जागरण, सर ने बताया था ना क्या करना है? पुनर्जागरण करना। तो सबसे पहले मैंने बताई आपको कौन सी शैली? हड़प्पा शैली। इसमें से 5 फैक्ट आपको लिखने। कितने फैक्ट? 5 फैक्ट। हड़प्पा शैली में 5 ही फैक्ट आपको नोट करने हैं। जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे ही आपको उतारने हैं। एक लिखना है नगर नियोजन, सेकंड लिखना है, कुछ स्टूडेंटों को लग रहा है कि इतिहास की बात हो रही है। मैं इतिहास की बात नहीं हो रही है, आर्ट और कल्चर की बात हो रही है। किसकी? यहां पर हम किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई राजा की जानकारी नहीं पढ़ेंगे। उनका इतिहास में जितना योगदान है वो इतिहास में। ठीक है। दूसरा क्या है? जल निकासी। कौन सी? तीसरी चीज क्या है?
सड़कें, और सड़कें भी कैसी? आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाईवे मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कहां से मिला है। मोहनजोदड़ो से। इसके सामने लिखना, हाईवे कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट चीज, स्विमिंग पूल मिला है। हाँ, स्विमिंग पूल, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आश्चर्यचकित निर्माण यही था। कौन? स्नानागार। ये भी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। और अगर ज्यादा और पढ़ना चाहते हो तो एक व्यक्ति का नाम लिख लेना, मार्शल। मार्शल के द्वारा इसका आश्चर्यचकित निर्माण की इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। किसको? स्नानागार को। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण था, अन्नागार, ग्रेन को रखने का स्थान। सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आ गया? आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा स्ट्रक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्या था? अन्नागार था, जहां पर अनाज को सुरक्षित, अगर आप ग्रामीण समय में हो, कोई पीछे गांव से रखता हो ताल्लुक, तो घर के अंदर एक कोठा, हाँ समझ गया वो, उसके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। समझ में आ गई बात? इसका मतलब समझो, सभ्यता कैसी है? नगरीय, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है? इतना उत्पादन हो रहा है कि हम उसको सुरक्षित रख रहे हैं। समझ में आ गई बात? नगरीय सभ्यता होते यानी कि हमारे पास सरप्लस था। क्या था? जब हमारी सभ्यता किस पर निर्भर थी? शहरी सभ्यता के ऊपर निर्भर थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से व्यापारी सभ्यता। कौन सी? लेकिन वो उसके बाद भी उसका उत्पादन क्या था? बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है सर, एक डांसिंग डोल मिली है। किससे निर्मित? कांसे से निर्मित डांसिंग डोल, मोहनजोदड़ो से। जिन्होंने हिस्ट्री कुछ पढ़ी हो तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अच्छी बात है, जानकारी होनी भी चाहिए। इसके अलावा क्या मिली है? मोहरे मिली है, स्टैंप मिला है। ठीक है, स्टैंप में दो तरह की स्टैंप मिली है। एक पशुपति के रूप में, भगवान शिव के रूप में। किसके रूप में? भगवान शिव के रूप में। ऐसा नहीं है कि वो भगवान शिव थे, लेकिन मार्शल ये कह रहा है कि वो शिव का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। उसके तीन चेहरे दिखाई देते हैं। एक पद्मासन अवस्था में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसकी एक मोहर मिली है, उसे क्या कहा गया? पशुपति कहा गया। मंदिर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मंदिर नहीं था। जो नहीं था वो हमेशा याद रखना है, जो था वो याद नहीं रखना। जो नहीं था तो मंदिर नहीं था। इसके अलावा एक मोहर मिली है, एक सींग वाला बैल। अब एक सींग वाला बैल कैसे होगा? यूनिकॉर्न हो सकता है, गेंडा हो सकता है, लेकिन हम तो मान रहे हैं, तो मान रहे हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लेना यूनिकॉर्न मोहर, हाँ, क्योंकि एक सींग वाला तो गेंडा ही होता। और आज की तारीख में मिलता भी है कहां? काजीरंगा, आसाम के अंदर। किसमें? आसाम का नेशनल पार्क है काजीरंगा। वो एक सिंह गैंडे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर। समझ में आ गई बात? वो व्यवस्था यहीं आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, वो लिख लेना। नगर कितने भागों में था? नगर कितने भागों में? दो भागों में। समझ में आ गया? और एक पूर्वी और एक पश्चिमी टीला। इस पश्चिमी टीले को क्या कह रहे हैं?
गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था। ये 5-7 विशेषताएं आपको पता होनी। इसके अलावा जो सामान्य विशेषताएं वो आपको पता है, जैसे नगरीय थी, मात्र सत्तात्मक थी, कांसे का प्रयोग किया जाता था। ये 3-4 चीजें आपको जनरल सी पता होंगी। इसमें से ज्यादातर चीजें आपको मोहनजोदड़ो से ही मिलेंगी। कहां से? मोहनजोदड़ो से ही मिलेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो पहले तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो स्थल है राखीगढ़ी है। कौन सा है? कहां पर है? हरियाणा में। आज की तारीख में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट्स कोई है, वो कौन सी है? ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा साइट्स कहां है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इसका एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। हम इसको पढ़ते हैं बार बार इंडस वैली। कौन सी वैली? हम इसलिए इंडस वैली पढ़ते हैं क्योंकि हमको ये पता लगा था कि इसकी सारी साइट्स सिंधु के या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पर है। लेकिन जब बाद में जांच की गई और खोज की गई तो मैंने कहा महाराष्ट्र में भी चले गए, गुजरात में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए, हरियाणा में चले गए, पंजाब में चले गए, जम्मू कश्मीर में चले गए, तब ये पता लगा सिंधु से सहायक नदियों के अलावा भी कुछ नदियां हैं जिसके किनारे पर इस सभ्यता के क्या मिले हैं। तो फिर इसका प्रमाणिक जो नाम है वो माना गया जो सबसे पहली साइट्स क्या की गई थी? क्वेश्चन की गई थी। कौन सी? तो वर्तमान में इसका प्रमाणिक नाम अगर आपसे कोई पूछे वो हड़प्पा सभ्यता है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन मैंने कहा जो चीज चल जाती है वो चल जाती है, उसका परिवर्तन करना हमारी प्रकृति का नियम नहीं है। तो ये चीजें आपको पता। इसके सारे नगर 2 भागों में थे। एक ऐसा स्थल मिला है जहां पर नगर 3 भागों में था, यानी कि सबसे अपवाद हो गया। क्या हो गया? और अपवाद की चीज आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। कौन सी स्थान अगर कोई बताए मुझे? धोलावीरा में। कौन से वीरा में? तो ये लिख लीजिए, धोलावीरा। नगर कितने भागों में? ये अपवाद है इसलिए इसको लिख लेना। एकमात्र ऐसी साइट जहां पर नगर कितने भागों में था? 3 भागों में। क्यों? अब 3 भागों में था या नहीं था, वहां पर क्या एक खेल का मैदान मिला है। क्या मिला? अब जब खेल का मैदान और सारी चीजें मिली हैं तो हमने उसको अलग अलग नाम दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है? नगर कितने भागों में, और जो पश्चिमी भाग है उसके चारों तरफ क्या है? ठीक है। महिला की, किसके? महिला के प्रसाधन के जितने भी साधन है, कांच से लेकर, काजल से लेकर, लिपस्टिक से लेकर, सिंदूर तक लेकर, यानी कि एक तरह का ब्यूटी पार्लर। कौन सा? ब्यूटी पार्लर की आपको अगर जानकारी पूछे वो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो एक चीज का स्थान नाम का याद रखना, अगर आपसे पूछे महिला के सौंदर्य के जितने भी चीजें वो सर्वाधिक कहां से मिली है? चहुंदड़ों से मिली। एक तरीके से मैंने आपको कहा ब्यूटी पार्लर हो सकता है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। समझ में आ गया कौन सा स्थान? चहुंदड़ो। ये यूनिक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है लोथल। लोथल कहां से मिला है? जैसे मैं बोल रहा हूं जैसे वैसे के वैसे लिखते रहना। लोथल, लोथल कहां है? गुजरात में। लोथल से वो चीज मिली है जो कहीं से और से नहीं मिली। वो क्या था? यहां से हमको क्या मिला है? बंदरगाह मिला। क्या मिला है? बंदरगाह। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि पोर्ट मिला है। क्या मिला है? और पोर्ट मिला है तो हमको यह पता लगा कि हम व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। किसके साथ? इंटरनेशनल। उस समय एक सभ्यता थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया, या एक और सभ्यता थी मिस्र की। आपसे पूछा जाए इस सभ्यता के समकालीन विश्व में कौन सी सभ्यता थी, तो 2 सभ्यता थी में, एक मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में उलझा देता है। वो मेसोपोटामिया नाम ही नहीं देता और वो एक दूसरा नाम देता है, सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता का ही दूसरा नाम है कौन सा?
तो दोनों नाम याद रख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? दो सभ्यता थी, एक मेसोपोटामिया और दूसरी मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? सुमेरियन सभ्यता। हो गई समझ? अब राजस्थान की एक बात और कर ले लास्ट। राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा की जो जानकारी हमको मिलती है वो ये मिलती है कि ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का था। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का था और उसके बाद का भी था। समझ में आ गया? यहां पर हमको कितने समय की जानकारी मिलती है? 5 टाइप की। कितने की? 2 सिंधु से पहले, 2 सिंधु के समकालीन और 1 सिंधु के बाद की जानकारी, यानी कि सबसे प्राचीन मानी जाती है। कौन सी? कालीबंगा। क्यों? क्योंकि कालीबंगा कैसी है? आपसे पूछे एक लाइन में कि आपको पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा की क्या विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता ग्रामीण रूप में दिखाई देती है। किस रूप में? ग्रामीण रूप में दिखाई देती है। तो आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की कच्ची बस्ती, कौन सी? कच्ची बस्ती के रूप में किसको जाना जाता है? कालीबंगा को। एक लाइन लिख लो, कालीबंगा को कच्ची बस्ती कहा जाता है। अब आप कहोगे कच्ची बस्ती क्यों कहा जाता है? हाँ, हो सकता है ना, क्यों कहा जाता है? आप शहर के अंदर रहते हो, आप शहर के अंदर से सीधा कच्ची बस्ती को देखिए कोई भी, और आप वहां जब उसकी कच्ची बस्ती का एनालिसिस करते हो, आप उसको क्यों मानते हो कि कच्ची बस्ती है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो आपको दिखाई देगी कच्ची बस्ती की एक ही विशेषता है जो साफ तौर पर इंडिकेट करेगी कि कच्ची बस्ती है, वो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी नालियों में नहीं है, खुला हुआ फैला है। तो पानी की निकासी कहां पर नहीं थी? कालीबंगा में नहीं थी। किसमें नहीं थी? ठीक है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। समझे क्या? ये 2 विशेषताएं आपको अपने आप, लेकिन इसकी एक यूनिक विशेषता है, यहां से आपको हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन वेदिकाएं मिली है, यज्ञ के विधि विधान, और उस हवन की राख के अंदर पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि पशु बलि जैसी व्यवस्था रही। मैं फिर कह रहा हूं, सब तुक्के लगा रहे हैं, जिन्होंने लिखा है वो सब तुक्के लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा है वो पढ़ा कुछ भी नहीं गया। जो चीज मिल रही है उसको जोड़कर कहानी बनाई जा रही है। जिस दिन हो सकता है इसको पढ़ लेंगे, हो सकता है जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके अपोजिट हो सारी चीजें। समझ में गया? लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है, ये कहा जाता है कि वहां पर पशु बलि के क्या मिले हैं? साक्ष्य। तो कालीबंगा की 2 विशेषताएं, एक तो कौन सी? कच्ची बस्ती वाली, और दूसरी हवन कुंड वाली। कौन सी? हवन कुंड। ठीक है, यज्ञ के विधि विधान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसकी? सिंधु घाटी। ये बेसिक जानकारी है। इससे एक और सिंधु उसकी कालीबंगा की विशेषता मिलती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो ये है, डबल साइड में आपको खेती के प्रमाण मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। एक साइड में एक फसल, दूसरी साइड में दूसरी फसल, तो दोहरे जुते हुए खेत। ये एक और लिख लीजिए, 2 साइड्स प्लाव। ठीक है, बस ये विशेषताएं आपको पता होनी। 2 साइड में खेती। कितने साइड में? 2 साइड में खेती। बाकी बहुत सारी चीजें मिली हैं। कुछ लोग कहते हैं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके? पता नहीं कैसे मिले हैं। रेगिस्तान में भूकंप कहां से आएगा? भूकंप आ सकता है क्या? आप राजस्थान में रहते हो, आप बहुत लकी हो। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ऊपर वाले भी तबाह हो जाएंगे, नीचे वाले भी चले जाएंगे 50 साल बाद। जो बॉम्बे आप बसा रहे हो ना, बॉम्बे खत्म हो जाएगा 50 साल बाद। जल का स्तर लगातार 2 से 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जितना भी बढ़ रहा है पानी ऊपर से, अभी आपको एक मालदीव आंख दिखा रहा था, किसी दिन सुनामी आएगी, ऊपर से कहानी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि भाई प्राकृतिक चीजें हैं। कोरोना आया था ना, किसी को पता लगा? नहीं लगा होगा। कब आया और कब, उसको पता है जिसके घर से कोई लेकर
चला गया। ठीक है, तो ये हड़प्पा की विशेषता हो गई, याद रखोगे। चीन की सभ्यता कैसी थी उसकी बताओ। चीनी सभ्यता उसके समकालीन थी, उससे पहले की थी? हैं? सोचो, चीन का हमारे साथ संबंध था या नहीं था? सिल्क रूट, कौन सा रूट? आज की तारीख में एक रूट चल रहा है ना, अपने को नहीं पता, मैं उनको क्या बताऊं सिल्क रूट के बारे में। अभी मैंने एक नाम लिया था आपको, कौन? कनिष्क वो सम्राट था जिसने भारत का अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया। भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित करने वाला एक ही शासक हुआ है। अशोक भी नहीं हुआ, समुद्रगुप्त भी नहीं हुआ, हर्षवर्धन भी। केवल कौन हुआ? जिसने चीन को जीता। किसको जीता? उस रेशम मार्ग के ऊपर अपने आप को क्या कर लिया? कैप्चर करने वाला कौन? कनिष्क। इतिहास को पढ़ोगे तब जाकर पता लगेगा, और ये प्राउड करोगे, आई एम इंडियन। वैसे हो, आई एम, अभी ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो। एक काम करो, एक दिन आप इंडिया का पासपोर्ट लेकर विदेश निकलो, और एक बार पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर निकलो, बड़ा आनंद आएगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट पे जाता है ना, साइड में खड़ा कर दो, वो कहता खड़ा हो जा। हाँ, राष्ट्रपति भी खड़ा। क्यों? कुछ नहीं, तेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, खड़ा हो जा। ये फर्क है, ये फर्क है। और हमारे वाले को लेकर जा, भारत से आया, क्या बात है। हम मानते हैं आप कुछ गलत करी ही जाओ, ये स्थिति है हमारी, लेकिन हमें अपनी कदर नहीं होती। पापा अगर बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और उनसे कोई पढ़ने आ रहा है, आप क्या कहोगे उसको? अरे कहीं और पढ़ ले, पास हो जाएगा। पिताजी प्रोफेसर है, पिताजी पढ़ा रहे हैं, और तू क्या कह रहा? अरे कहीं और पढ़ ले, फेल हो जाएगा। ऐसा। और दूसरे से पूछो, इस स्टूडेंट से, वो कहेगा यार बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? घर पे कदर कहाँ होती है? घर पर कोई कदर नहीं होती। आप जब बाहर जाओ तब आपको पता लगेगा कि आपकी वास्तव में आपकी कदर क्या हो रही है विदेश के अंदर। समझ में आ गई बात? अभी नहीं है पता लगेगा आपको, अभी तो आपको फ्री में एक चीज मिल गई। फ्री में? किस में मिली है? फ्री में। आप ही यहीं पैदा हुए, पिताजी भी यही, पिताजी के बाय डिफॉल्ट। उसको पूछ जिसके पास नागरिकता है ही नहीं दुनिया में किसी की, वो भटक रहे हैं, उनको दुनिया का कोई देश लेने को। और मैंने कहा जब फ्री की कोई चीज मिलती है तो उसकी कदर होती नहीं है। अगर आपको पैसे देकर क्या मिले? नागरिकता मिले, आपको 20-20 साल रहने के बाद क्या मिले, तब आपको पता लगेगा सिटीजनशिप आखिर होती है क्या है। पॉलिटिकल पढ़ी है? एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक ह्यूमन राइट्स होते हैं। संविधान में दोनों हैं क्या? और अभी मैं कह दूं ना, आप कहते हो मैं नागरिक हूं, मैं आपसे खड़ा होकर पूछूं कि कौन कौन से अधिकार हैं, बस ये छोड़ दो। अधिकार तो हैं, किस हैं? अधिकार तो हैं, उसको ध्यान रखिएगा, समझिए, उसके समकालीन माने जाती है। ठीक है ना? इसको आगे चले, आगे आ जाओ। मौर्य काल कौन